नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को फिर सता रहा है एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर। सेना को कर दिया गया है अलर्ट। इसी के बाद दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी कैबिनेट ने देश भर के लिए पीएम वाईफाई को दे दी मंजूरी। 1 करोड़ डाटा सेंटर खुलेंगे और गाँव-गाँव तक पहुँचेगा वाईफाई। और तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि बंगाल में गरजे जेपी नड्डा, कहा हम 200 सीटें जीतेंगे। ममता सरकार छिपा रही है अपराध के आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 200 सीटें जीतने का यहां पर दावा ठोक दिया है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान को फिर सता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का डर, सेना को किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है और यह खौफ इतना है कि उसने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपनी जुबान से तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसने मीडिया को अपना यह डर बताया है। जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि लद्दाख और डोकलाम में हार और किसान आंदोलनों से ध्यान हटाने के लिए भारत सीमा पर हमला कर सकता है। जियो न्यूज ने विश्वसनीय सूत्रों का हवाला देकर कहा है कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भारत पाकिस्तान सीमा पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमले की संभावना को देखते हुए पाकिस्तानी सेना को अलर्ट पर रखा गया है। जियो को सूत्रों ने बताया कि भारत सीमा पर एक्शन ले सकता है या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, जिससे आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटा सके। गौरतलब है कि 2016 में भारत ने उड़ी आतंकवादी हमले के बाद पीओके में जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक में कई आतंकी मारे गए थे और लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया था। इसी तरह पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक के जरिए बालाकोट में आतंकी ठिकाने पर हमला किया था। दोनों ही मौके पर पाकिस्तान की सेना को भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तान पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि असल में पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने को लेकर बेचैन है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल से पाकिस्तान की सरकार, सेना और आईएसआई किसी तरह यहां शांति भंग करने की फिराक में है, लेकिन वह जानते हैं कि किसी भी नापाक साजिश का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इसी वजह से पहले से ही फर्जी फ्लैग ऑपरेशन का रोने लगा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट ने देश भर के लिए पीएम वाईफाई को दी मंजूरी। 1 करोड़ डाटा सेंटर खुलेंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानून पर किसानों के जारी आंदोलन के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक हुई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया है, जिसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। इसके तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस खोलेगी। इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रीगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि लक्षद्वीपों में भी फाइबर कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत कुल 2020 से 2023 तक 22,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका ईपीएफ अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं, उनका 24% ईपीएफ अंशदान सरकार देगी। संतोष गंगवार के मुताबिक जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 6 करोड़ रोजगार थे, जो अब बढ़कर 10 करोड़ रोजगार मिल चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश, असम के 2 जिलों में यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान जब मंत्रियों से किसान आंदोलन और कृषि कानून में बदलाव की बात की गई, तो जवाब मिला कि सरकार किसानों के साथ बात कर हल निकाल रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में गरजे जेपी नड्डा, कहा हम 200 सीट जीतेंगे। ममता सरकार छिपा रही अपराध के आंकड़े। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ती जा रही है। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल की राजधानी के हेस्टिंग्स में पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। नड्डा बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। खास बात है कि बंगाल में चुनाव 2021 में है, लेकिन बीजेपी ने अभी से सियासी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में 2 दिनों का दौरा कर चुके हैं।
भाजपा का बंगाल से खास रिश्ता। 2 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। पार्टी अध्यक्ष के स्वागत में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन पर जेपी नड्डा के साथ पार्टी के बंगाल महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इस मौके पर नड्डा ने कहा, हम बंगाल की संस्कृति की जीवित रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राज्य से खास रिश्ता है। हालांकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को बाहरी लोगों की पार्टी बता रही हैं। कोलकाता में कार्यक्रम संबोधित करते हुए नड्डा ने ममता सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बंगाल में मानव तस्करी, बलात्कार और महिलाओं पर हुए अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा, ममता दी ने क्राइम ब्यूरो को आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, कोविड मामलों की संख्या देने से भी इनकार कर दिया है। नड्डा ने आरोप लगाया, उनकी सरकार राजनीतिक हितों के लिए लोगों को मुख्यधारा के मामलों से दूर रख रही है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में हम 200 सीटें जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं। 2 दिन के कार्यक्रम में नड्डा चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद एक जनसंपर्क रैली में शामिल होंगे। यह रैली भवानीपुर विधानसभा में आयोजित होगी। इसके बाद नड्डा झुग्गी समुदाय के नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। एक बीजेपी नेता ने बताया, नड्डा काली घाट पर स्थित काली मंदिर में पूजा करेंगे। इससे पहले बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां पूजा की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में गहराया राजनीतिक संकट, विपक्षी सांसदों के आने लगे इस्तीफे। 31 तक सभी सांसद दे देंगे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों के सांसदों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। 2 सांसदों ने बुधवार को इसकी पहल की। 31 दिसंबर तक सभी विपक्षी सांसद इस्तीफा दे देंगे। इधर 13 नवंबर को लाहौर में होने जा रही रैली के संबंध में पुलिस ने कहा है कि आतंकी मरियम नवाज सहित कुछ बड़े नेताओं को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान में विपक्षी राजनीति इमरान सरकार की निरंतर परेशानी बढ़ा रही है। अब विपक्षियों ने संसद और सरकार को पंगु बनाने के लिए सांसदों के सामूहिक इस्तीफे का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पंजाब प्रांत के सांसद अली हैदर गिलानी ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंप दिया है। PMLN के सांसद हामिद हमीद ने भी इस्तीफा दे दिया है। 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख फजलुर रहमान ने कहा है कि सभी पार्टी के सांसद 31 दिसंबर तक अपनी पार्टी अध्यक्षों को इस्तीफा सौंप देंगे। सभी पार्टियों ने इस पर सामूहिक निर्णय ले लिया है। संसद में सामूहिक इस्तीफे कब सौंपे जाएंगे, इस संबंध में कोई दिन निश्चित नहीं हुआ है। सामूहिक इस्तीफों के संबंध में PMLN प्रमुख नवाज शरीफ ने PPP के उपाध्यक्ष आसिफ अली जरदारी से बात की। PPP सामूहिक इस्तीफों को लेकर असमंजस की स्थिति में थी। नवाज से बात होने के बाद PPP भी इस निर्णय पर सहमत हो गई है। 13 नवंबर को लाहौर में होने वाली रैली के संबंध में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि आतंकवादी रैली में विपक्षी नेता मरियम नवाज सहित कई बड़े नेताओं को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से विपक्षी दलों को रैली को स्थगित कर देना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्षी दलों पर रैली में भीड़ बुलाकर कोरोना महामारी बढ़ाने का आरोप लगाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान और जिनपिंग सरकार करती है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, अमेरिका का चीन पाकिस्तान पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि जहां पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन सरकार द्वारा किया जाता है, भारत में इस तरह के ज्यादातर मामले सांप्रदायिक हिंसा के हैं और इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को उन देशों की सूची में क्यों शामिल किया जहां धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन विशेष चिंता का विषय है, जबकि भारत को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को पाकिस्तान और चीन के साथ म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को उस सूची में डाला जो धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर एवं घोर उल्लंघन में लिप्त हैं या फिर ये उल्लंघन होने दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग ने भारत को भी विशेष चिंता का विषय बने देशों की सूची में डालने की सिफारिश की थी, जिसे विदेश विभाग ने स्वीकार नहीं किया। भारत ने USCIRF की सालाना रिपोर्ट में देश के खिलाफ की गई टिप्पणी को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अप्रैल में नई दिल्ली में कहा था, हम USCIRF की सालाना रिपोर्ट में भारत के बारे में किए गए अवलोकनों को खारिज करते हैं। यह पक्षपातपूर्ण है और भारत के खिलाफ पक्षपातपूर्ण टिप्पणियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार तो गलत बयानी नए स्तर पर पहुंच गई। इस काम में तो उनके अपने आयुक्त उनके साथ नहीं है। प्रवक्ता ने कहा, हम इसे विशेष चिंता वाला संगठन मानेंगे और उसी के मुताबिक व्यवहार रखेंगे। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लॉर्ज सैमुअल ब्राउनबैक ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदम का बचाव किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल के दौरान संवाददाताओं से कहा, पाकिस्तान में बहुत सारी गतिविधियां सरकार द्वारा की जाती है। भारत में इनमें से कुछ सरकार द्वारा और पारित किए गए कानून की वजह से होता है तथा ज्यादातर सांप्रदायिक हिंसा होती है, और जब यह होती है तो हम यह निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां पुलिस का प्रभावी बंदोबस्त हुआ था या नहीं, और सांप्रदायिक हिंसा के बाद न्यायिक कदम प्रभावी ढंग से उठाए गए या नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उम्मीद है कि अगला प्रशासन भी ट्रंप प्रशासन ही होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन 9 दिसंबर अमेरिका में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित किए जाने से पहले उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वह चुनाव जीत चुके हैं और पद पर भी बने रहेंगे। ट्रंप चुनाव में मतदान के फर्जीवाड़े समेत धोखाधड़ी के आरोप लगाते आ रहे हैं। हालांकि राज्यों के चुनाव अधिकारियों और मीडिया ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। बाइडेन 538 में से 306 इलेक्टोरल वोट जीत चुके हैं। बाइडेन के पास राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट है। अतः चुनाव अधिकारी उन्हें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं। चुनाव परिणामों को अगले हफ्ते आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया जाएगा। दूसरी ओर ट्रंप बाइडेन की जीत को पलटने के अपने कानूनी प्रयासों को भी जारी रखे हुए हैं। कोविड-19 टीके संबंधी एक कार्यक्रम में मंगलवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, उम्मीद है कि अगला प्रशासन ट्रंप प्रशासन ही होगा जिसने स्टॉक मार्केट को अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचाया, अब तक के सर्वाधिक रोजगार दिए और सेना का पुनर्गठन किया। ट्रंप से पूछा गया था कि उन्होंने बाइडेन के हस्तांतरण दल को इस कार्यक्रम में आमंत्रित क्यों नहीं किया है, तब उन्होंने कहा, देखना होगा कि अगला प्रशासन किसका होता है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि अगला प्रशासन ट्रंप प्रशासन का ही होगा क्योंकि आप हजारों मतों को चुरा नहीं सकते, आप इस तरह चुनाव नहीं जीत सकते। ट्रंप ने कहा कि उनके शानदार कार्यों की वजह से उन्हें जीत मिली है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें करीब 7.5 करोड़ मत मिले हैं, जो किसी भी राष्ट्रपति के लिए देश के इतिहास में सर्वाधिक हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारों को मोदी सरकार की सौगात, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पर लग सकती है मुहर। जी हाँ दोस्तों, देश में रोजगार का मुद्दा काफी अहम है। बेरोजगारों राजनीतिक दलों की ओर से लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रोजगार का मुद्दा उठाया जाता रहा है। वहीं कोरोना काल में कई लोगों के काम धंधे ठप पड़े हैं, जिसके कारण कई लोगों को अपने रोजगार से भी हाथ धोना पड़ा है। हालांकि अब बेरोजगारों को मोदी सरकार सौगात दे सकती है। केंद्र सरकार की ओर से नई रोजगार स्कीम पर मुहर लगाई जा सकती है। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में मोदी सरकार किसानों के मुद्दे पर भी कोई फैसला ले सकती है। इसके साथ ही रोजगार मुहैया करवाने के लिए भी सरकार कदम उठा सकती है। इसके लिए मोदी सरकार कैबिनेट की बैठक में रोजगार स्कीम पर मुहर लगा सकती है। कोरोना काल को देखते हुए कैबिनेट की ओर से रोजगार की नई स्कीम लाने पर चर्चा की जा रही है। यह कहा जा रहा था कि देश में कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण लाखों करोड़ों लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा है। लोगों की आमदनी भी घट गई है। कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार नई रोजगार स्कीम लाने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से इसका प्रस्ताव दिया गया है। वहीं हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रोजगार की नई स्कीम की जानकारी दे चुकी हैं। इस योजना का नाम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना होगा। इसके तहत नई नौकरियों के लिए सरकार कुछ छूट दे सकती है ताकि कंपनियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। अब माना जा रहा है कि इस स्कीम पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोहरे का कोहराम, कम हुई विजिबिलिटी, फ्लाइट्स लेट, यहाँ होगी बारिश। जी हाँ दोस्तों, राजधानी समेत देश के कई राज्यों में सर्दी ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसका असर हवाई उड़ानों पर रेल पर पड़ा है। पटना एयरपोर्ट से 13 विमान देर से उड़े हैं क्योंकि रनवे के पास दृश्यता काफी कम रही। यही हाल ट्रेन का भी है। देश के कई राज्यों में धुंध की वजह से ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी लेट चल रही है। देश के कई राज्यों में कोहरे का कोहराम। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम का यही हाल रहने वाला है। दिल्ली, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में आने वाले 5 दिनों में कोहरे का कोहराम देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड इस वक्त बर्फ की चादर से घिरे हुए हैं। आज भी इन तीनों जगहों पर जमकर बर्फबारी की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग ने कहा कि आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में कई स्थानों पर बारिश की आशंका है, जिसके बाद ठंड में इजाफा होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ में इन दिनों जमकर सर्दी पड़ रही है। राजस्थान के कई जिलों में पारा 5 डिग्री और उससे कम पर पहुंच चुका है। तो वहीं शीतलहरों ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या राजनीतिक आपदा है तेजस्वी यादव? भारत बंद से गायब रहने पर जेडीयू ने लालू को पत्र लिखकर पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, भारत बंद के दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी अब सियासी मुद्दा बन गई है। उनके गायब होने पर जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा है। पार्टी के नेता नीरज कुमार ने इसको लेकर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल पत्र भेजकर पूछा है कि 8 दिसंबर को भारत बंद में शामिल होने की बात कहकर तेजस्वी कहां गायब हो गए। नीरज कुमार ने राजद को पारिवारिक पार्टी करार देते हुए कहा कि पूरी पार्टी तेजस्वी फोबिया से ग्रसित है। नीरज कुमार ने लालू यादव को पत्र में लिखा है। तेजस्वी यादव ने बीते
बीते 5 दिसंबर को गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष किसानों का साथ देने की शपथ ली थी। कहा था कि 8 दिसंबर को वह भी मौजूद रहेंगे, पर वे कहां लापता हैं, कहां विलुप्त हैं, यह स्पष्ट करिए। साथ ही आपको यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या माननीय तेजस्वी यादव राजनीतिक आपदा हैं कि बाढ़ हो या फिर कोरोना, वह लुप्त पाए जाते हैं। नीरज कुमार ने आगे लिखा, आपने बिहार की जनता के माथे पर अपने चार्जशीटेड व्यक्ति को विपक्ष के नेता के तौर पर थोप दिया है, इसलिए स्पष्ट करिए कि वह कहां जाते हैं और क्या करते हैं। आप परिवार के मुखिया हैं, इसलिए आपको तो जरूर मालूम होगा। बिहार की जनता की अपेक्षा के अनुरूप जल्द से जल्द पूरा ब्यौरा पेश करिए। बता दें कि भारत बंद के दौरान तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा था। उन्होंने कटाक्ष भरे अंदाज में कहा कि तेजस्वी भी अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अनुकरण कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा, भारत बंद का आह्वान करके नेता प्रतिपक्ष खुद दिल्ली चले गए, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी को जैसे मौका मिलता है वो विदेश चले जाते हैं, वैसे ही नेता प्रतिपक्ष दिल्ली चले जाते हैं। बिहार के चुनाव के समय भी राहुल गांधी शिमला में 5 दिन आराम करने चले गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 16 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब 2 दिवसीय भारत यात्रा पर 16 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचेंगे। यूके 31 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएगा। माना जा रहा है कि रॉब को भारत यात्रा ईयू से अलग होने के बाद ब्रिटेन के अनिश्चित भविष्य पर टिकी होगी। रॉब जब भारत आएंगे तो उनका ध्यान द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा पर होगा। वह यहां पर अपने भारतीय समक्ष एस जयशंकर से भी मुलाकात करने वाले हैं। रॉब और जयशंकर के बीच होने वाली मीटिंग में भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के 10 साल के रोड मैप पर चर्चा होगी। इसके अलावा रक्षा समझौते पर भी विस्तार से वार्ता हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रिटिश समक्ष बोरिस जॉनसन से 27 नवंबर को फोन पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने जॉनसन को भारत आने और 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि बनने का न्योता भी दिया था। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो जॉनसन के प्रशासन के आने के बाद भारत के लिए ब्रिटेन की नजरिया बदला है। ब्रिटेन भारत के आतंकवाद, सुरक्षा और आंतरिक मसलों में होने वाले हस्तक्षेप की संवेदनशीलता को समझता है। अधिकारियों के मुताबिक रॉब की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की नींव तैयार करने वाली होगी। जॉनसन ने पीएम मोदी के G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है, जो अगले वर्ष यूके में होने वाला है। 27 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि यूके के पीएम बोरिस जॉनसन के साथ उनकी वार्ता बेहद अच्छी रही है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश पीएम के साथ भारत यूके के संबंधों के अगले दशक में और आगे ले जाने वाले रोड मैप पर चर्चा हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत को इजरायल देगा ये खतरनाक हथियार, चीन में मचा हड़कंप, चीन हुआ परेशान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 मिसाइल है, जिसके दम पर वो भारत को धमकी देता है, लेकिन बहुत जल्द भारत को इसका तोड़ मिलने वाला है। इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 2018 में यह जानकारी दी थी कि भारत ने उसने $777 मिलियन की ब्राक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील की है। अब भारत को ये मिसाइल बहुत जल्द दे दी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक ब्राक 8 मिसाइल LRSAM श्रेणी के तहत काम करता है। ये मिसाइल जमीन या सतह से हवा में मार करने वाली तो कोई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके अलावा इनमें लंबी दूरी, मध्यम दूरी और छोटी दूरी की मिसाइल होती है। यह जो मिसाइल है वह लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बहुत जल्द इसे सेना में शामिल करेगा। इससे चीन की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि आज का भारत मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे, पाकिस्तान आशंकित। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की सऊदी अरब और यूएई दौरे को लेकर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं। सऊदी और यूएई से संबंध बिगड़ने के बाद इंडियन आर्मी चीफ के इस दौरे के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। यह भारत के किसी सेनाध्यक्ष का इन दोनों देशों का पहला दौरा है। भारतीय सेना के मुताबिक जनरल नरवणे पहले यूएई जाएंगे और वहां 12 दिसंबर तक रुकेंगे। उनका सऊदी अरब का दौरा 13 और 14 दिसंबर को होगा। इस दौरे के दौरान वे दोनों खाड़ी देशों की मिलिट्री के सीनियर अफसरों से मुलाकात करेंगे। उनसे भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने पर चर्चा होगी। जनरल नरवणे सऊदी अरब के रॉयल सऊदी लैंड फोर्स और ज्वाइंट फोर्स हेडक्वार्टर जाएंगे। वे किंग अब्दुल अजीज मिलिट्री एकेडमी का दौरा करेंगे। सऊदी अरब के नेशन डिफेंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और फैकल्टी से भी सेना प्रमुख की मुलाकात होगी। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बीते कुछ सालों में अच्छे हुए हैं। सऊदी अरब ने भारत के साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में भी दिलचस्पी दिखाई है। सेना प्रमुख वहां के अफसरों से इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। सऊदी अरब चीन, अमेरिका और जापान के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यह भारत में ईंधन की सप्लाई करने के लिहाज से भी अहम है। भारत में करीब
18% कच्चे तेल का आयात सऊदी अरब से ही होता है। बता दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में कश्मीर को लेकर पड़ी दरार हर दिन और गहरी होती नजर आ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर को लेकर सऊदी अरब को चुनौती दे डाली थी। कुरैशी की टिप्पणी से नाराज सऊदी को मनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख कमर बाजवा को भी भेजा था, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान को अगले महीने सऊदी अरब को $2 अरब का कर्ज लौटाना पड़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के सऊदी अरब और यूएई से रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और न ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग बुलाई। सऊदी ने पाकिस्तान की खराब माली हालात के बावजूद कर्ज लौटाने को कहा तो यूएई ने पाकिस्तान नागरिकों को नए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी। पाकिस्तान पर सऊदी अरब के $1 अरब कर्ज के अलावा यूएई के $2 अरब का भी कर्ज है, जिसे उसे जल्द लौटाना पड़ सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।